हेलो फ्रेंड्स, तो हम SK18 पढ़ रहे थे। तो SK18 और यहाँ पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं SK1 to 17। तो ये दोनों साथ में चलाएंगे। साथ में हम अपर लिम्ब एनाटॉमी भी पढ़ रहे थे। तो अब ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि SK1 to 17 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, साथ में अपर लिम्ब एनाटॉमी जो कर रहे थे वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और जब एनाटॉमी कंप्लीट हो गई अपर लिम्ब की, उसके बाद हम वापस SK18 स्टार्ट करेंगे। अपर लिम्ब एनाटॉमी और लोअर लिम्ब एनाटॉमी दोनों करके फिर SK18 दोबारा स्टार्ट करेंगे साथ में। तो SK18 और फिर SK1 to 17 ये दोनों फिर साथ चल रहे होंगे। फिलहाल SK1 to 17 और एनाटॉमी के लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे। अच्छा, तो पहला पेपर है आज SK1 to 17 का, मेडिसिन का। अब जो मेडिसिन एंड अलाइड है उसके लिए जो है अपने एक पेपर जो होती है वो हर स्पेशलिटी की डिफरेंट होती है और एक पेपर सेम होता है सबका। तो जो सेम पेपर होता है वो मोस्टली लेटेस्ट SK से आता है, तो उसके लिए SK18 हम पढ़ेंगे। और जो डिफरेंट पेपर होता है हर स्पेशलिटी का, तो उसके लिए हर एक के अपने SKs हैं। तो मेडिसिन का SK1 to 17 है, तो इस वजह से हमने ये स्टार्ट किया है। तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं पहले पेपर से। नर्वस पॉइंट इन पीडियाट्रिक एयरवे इज, पीडियाट्रिक एयरवे में नर्वस पॉइंट कौन सा होता है? क्रिकॉइड कार्टिलेज। रट्टे वाली चीज़ है, यहाँ पर रट लें। रिगार्डिंग वर्टिब्रल कॉलम, सर्वाइकल वर्टिब्रीज आर 7। सर्वाइकल वर्टिब्री कितने होते हैं? 7 होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। और लेकिन सर्वाइकल जो नर्व्स होते हैं ना वो C8 तक होते हैं। सर्वाइकल नर्व्स 8 हैं, वर्टिब्री 7 हैं। पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है ना, ये तो FSC वाली है हमारे पास, MCQs है ना। सर्वाइकल वर्टिब्री 7 है, थोरेसिक 12 है, फिर लंबर 5 है, फिर सैक्रल है, ये तो आपको सारे पता है। पल्मोनरी आर्टरी सप्लाइज अल्वोलाई को। और ब्रोंकस को कौन सप्लाई करता है? लेफ्ट ब्रोंकस को सप्लाई करता है। डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा से ब्रोंकियल ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी अल्वोलाई को सप्लाई कर रहा है। लेफ्ट ब्रोंकस सप्लाइड बाय ब्रोंकियल ब्रांचेस फ्रॉम डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा। और राइट ब्रोंकस को जो है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज राइट ब्रोंकस को सप्लाई कर रहा है। और ये थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज अराइज कहाँ से हो रहा है? थोरेसिक एरोटा से। स्ट्रक्चर प्रेजेंट पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर क्या होता है? डिनोविलर्स फेशिया होता है। विच इज ट्रू रिगार्डिंग पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पासेज अबव द ऑक्लोमोटर नर्व, ठीक है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो होती है, जो कि सर्कल ऑफ विलस बनाने में इसका भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन था। तो ये पास हो रहा होता है अबव द ऑक्लोमोटर नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व के अबव। उसके आगे है इस्थमस ऑफ थायराइड, इस्थमस ऑफ थायराइड इज सिचुएटेड और विच ट्रेकियल रिंग्स। तो थायराइड की जो इस्थमस है वो 2, 3, 4, ये आपने 2, 3, 4 ये होता है थायराइड का इस्थमस, इस लेवल पे होता है। ये 2, 3, 4 क्या है? रिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने वर्टिब्रल कॉलम नहीं, ये ट्रेकियल जो रिंग्स होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजेस जो होते हैं ना, कार्टिलेजेस रिंग्स या सी शेप्ड रिंग्स जो ट्रेकिया में होते हैं, तो ट्रेकिया का 2, 3 और 4th जो रिंग्स है उसके लेवल पे फिर थायराइड का इस्तेमाल प्रेजेंट होता है। विच मसल गेट्स डैमेज इन टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्लोकेशन। अब जो टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्लोकेशन में ये होता है लेटरल टेरागाइड, ये डैमेज होता है। अब लेटरल टेरागाइड क्या कर रहा था? एक तो मैंडिबल को डिप्रेस कर रहा था और ओपन कर रहा था, मतलब मैंडिबल को नीचे की तरफ डिप्रेस करके उसको ओपन करवाता है। तो जब टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्लोकेशन में क्या होगा? ये इसकी एक्सेसिव वो हो जाएगी ना, ये मसल एक्सेसिवली डिप्रेस करेगा मैंडिबल को, और फिर हमारे पास जब वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया तो ये मसल डैमेज होगा। फेशिया डीप टू पैरोटिड ग्लैंड फार्म स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। पैरोटिड ग्लैंड के डीपली जो फेशिया प्रेजेंट होता है वो क्या बनाता है? स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट बना रहा होता है। विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग कार्डिक प्लेक्सिस, कार्डिक प्लेक्सिस के हवाले से क्या ट्रू है? इसमें दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स दोनों होते हैं। एक्सिलरी वेन इज फॉर्म्ड बाय बेसिलिक वेन एंड वीना कमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। बेसिलिक वेन आपको पता है जो हमारा आर्म है, स्पेशली आप 4 आर्म में और क्यूबाइटल फोसा में आप देख लें, जो मीडियल साइड पे जो वेन जा रहा होता है ना, जो अल्नर वाले साइड पे, तो वो बेसिलिक वेन होता है। तो वो हो गया। साथ में वीना कमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। वीना कमिटेंट्स का ये मतलब होता है कि ऑफ ब्रेकियल आर्टरी का ये मतलब है कि ब्रेकियल आर्टरी के साथ साथ वेन्स भी जा रहे होते हैं, वेन की ब्रांचेस, छोटे छोटे वेन्स, तो उनको कहते हैं वीना कमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। तो ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? ये दोनों वीना, ये वाला है ना, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? एक्सिलरी वेन। लाइट थ्रोन इन राइट आई डायरेक्ट रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट बट एब्सेंस ऑफ इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स, इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है। विच स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व या डैमेज?
राइट आई में अगर हम लाइट डालेंगे और वो आप देखें लाइट रिफ्लेक्स क्या होता है, जब आप आई में लाइट डालते हैं तो वो आई का जो प्यूपिल है, प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट होता है मतलब ऑक्यूलोमोटर नर्व एक्टिवेट हो जाता है। ऑक्यूलोमोटर नर्व क्या कर रहा होता है? प्यूपिलो कंस्ट्रिक्टर मसल को सप्लाई कर रहा था, ठीक है ना। तो ये फॉर एग्जांपल आई है, ये प्यूपिल है फॉर एग्जांपल। जब आपने लाइट इसके अंदर जब हम लाइट डालेंगे तो इसका साइज़ यहाँ से छोटा हो जाएगा। छोटा क्यों हो गया? क्योंकि इस प्यूपिल के अराउंड एक सर्कुलर मसल था, उस सर्कुलर मसल का नाम क्या था? कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई या स्फिंक्टर प्यूपिलाई, कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई या स्फिंक्टर प्यूपिलाई। और इस मसल को सप्लाई कौन कर रहा था? ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व की ब्रांचेस, ठीक है। तो जब लाइट हम डालेंगे तो ऑक्यूलोमोटर नर्व एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट होता है और वो इस मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। जब सर्कुलर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो जाहिर सी बात है इस मसल का साइज़ छोटा, प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगी, प्यूपिलो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। अगर राइट आई में हमने लाइट डाला है और राइट आई के प्यूपिल का साइज़ छोटा हो गया तो हम कहते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। लेकिन सेम उसी टाइम जब राइट आई में हम लाइट डाल रहे हैं, सेम उसी टाइम हमने लेफ़्ट आई में अभी तक लाइट डाली नहीं है, उसके बावजूद लेफ़्ट आई के प्यूपिल का साइज़ भी छोटा हो जाएगा, तो हम कहेंगे इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट है। डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट है क्योंकि राइट आई क्या कर रहा है? प्यूपिलो कंस्ट्रक्शन कर रहा है और साथ में लेफ़्ट आई भी प्यूपिलो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है विदाउट लाइट डालने के बगैर, तो इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स भी हम कहेंगे प्रेजेंट है। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स तो प्रेजेंट है लेकिन इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स क्या है? अब्सेंट है। तो इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स अब्सेंट है मतलब लेफ्ट साइड वाला जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो डैमेज्ड है, इसी वजह से वो प्यूपिलो कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहा, ठीक है, समझ आई। देखें, लाइट थ्रोन इन राइट आई डायरेक्ट रिफ्लेक्स प्रेजेंट बट अब्सेंस ऑफ इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, विच स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व या डैमेज्ड है? तो लेफ्ट ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज्ड है, क्योंकि राइट वाला तो डैमेज नहीं है ना, क्योंकि राइट वाला अगर डैमेज होता तो राइट आई की डायरेक्ट रिफ्लेक्स भी एब्सेंट होती। अब लीनियर ग्रोथ ऑफ बोन इज अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फ्रैक्चर्ड है? इफ़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फ्रैक्चर्ड। अब देखें, एक होता है एपिफिजियल प्लेट। एपिफिजियल प्लेट का काम क्या होता है? इसको ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। ये हमारे पास कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है, ये ग्रोथ करवा रहा होता है लीनियर ग्रोथ बोन की, मतलब प्राइमरी ग्रोथ, उसके हाइट को, बोन के हाइट को इंक्रीज़ कर रहा होता है, लेंथ को इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो अगर ये डैमेज होगा तो बोन की जो लीनियर ग्रोथ है या प्राइमरी ग्रोथ है या हाइट है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो एपिफिजियल प्लेट है इसमें आंसर। एंग्जाइटी इज डिक्रीज बाय द एक्टिवेशन, और ये जो है एपिफिजियल प्लेट ऑसिफाई हो जाता है एट द प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी के ऊपर ये ऑसिफाई हो जाता है, इस वजह से मज़ीद हमारे पास उसके बाद बंदे की एज प्यूबर्टी से भी आगे 15 to 18 एज में, 15 to 18 तो नहीं, मोस्टली 15 to 16 तक हमारे पास क्या है? हाइट बढ़ती रहती है, उसके बाद या 17 तक, 17-18 तक, उसके बाद हाइट रुक जाती है। तो क्योंकि एपिफिशियल प्लेट उसमें पेरोसिफाई हो जाते हैं तो मज़ीद लीनियर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। सेम इसी तरह अगर आप क्या है इसको डैमेज कर दें, अगर फ्रैक्चर हो जाए और ये डैमेज हो जाए फॉर एग्जांपल 10 ईयर की एज में, तो मज़ीद उसमें भी फिर वो 10 ईयर के एज के ऊपर स्टॉप हो जाएगी उसकी हाइट। एंग्जाइटी इज डिक्रीज बाय द एक्टिवेशन ऑफ विच रिसेप्टर? एंग्जाइटी को कौन सा रिसेप्टर डिक्रीज कर सकता है? तो वह है गाबा। गाबा क्या है? गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये इनहिबिट करता है नर्व्स को। जब नर्व्स इनहिबिट हो जाएंगे तो एंग्जाइटी स्टॉप हो जाएगी। एंग्जाइटी में क्या होता है? ओवर स्टिमुलेशन हो रही होती है नर्व्स की, ओवर ट्रांसमिशंस हो रहे होते हैं। तो अगर गाबा हमारे पास इनहिबिट करेगा अगर उन न्यूरॉन्स के अंदर गाबा आप डाल दें तो वो क्या करेगा? उन न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर देगा और एंग्जाइटी स्टॉप हो जाएगी, ओवर एक्टिवेशन ऑफ नर्व स्टॉप हो जाएंगे। विच सेल ऑर्गेनलीज कॉन्टेन डबल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन किस ऑर्गेनली का होता है? गोल्जी एपरेटस का। अलविलाई आर केप्ट ड्राई बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर। जो प्लूरा होता है उसके अंदर, प्लूरा एक आउटर लेयर होता है उसको कहते हैं पैराइटल लेयर, एक इनर लेयर होता है उसको कहते हैं विजरल लेयर। तो ये दोनों जो लेयर्स होते हैं इनके दरमियान एक कैविटी होती है, पोटेंशियल कैविटी होती है। मतलब इस तरह से अगर आप देखेंगे आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन पोटेंशियल कैविटी होती है, उसके अंदर थोड़ा फ्लूइड भी होता है। तो वो जो कैविटी है उसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, उसके अंदर प्रेशर होता है इंट्रा प्लूरल, इस वजह से हमारे पास उसके अंदर थोड़ा सा वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। लेकिन वो क्या है? वो प्रिवेंट कर रहा होता है, अलविलाई को प्रिवेंट करता है, ठीक है, ड्राई होने से। अलविलाई को वेट होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। अलविलाई उसमें ड्राई हुए पड़े होते हैं लेकिन क्या है?
क्योंकि इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव है। लीस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन, लीस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स किस में होते हैं, ट्यूबर्स में होते हैं। एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेशन इज इनहिबिटेड बाय, थियोफाइलिन इनहिबिट करता है एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेशन को। एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेट कहाँ से हो रहा था, किडनी से, नेफ्रॉन से। और ये क्या करेगा, इसके बारे में दो तरह के एमसीक्यूज आते हैं। एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेशन इज एक्टिवेटेड बाय, एरिथ्रोपोएटिन के सिक्रेशन को एक्टिवेट कौन करता है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया अगर होगी तो वो एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेशन को एक्टिवेट करता है। और अभी इनहिबिटेड लिखा हुआ है तो ये थियोफाइलिन है। और एक एमसीक्यूज आता है, एरिथ्रोपोइसिस इज एक्टिवेटेड बाय, एरिथ्रोपोइसिस मीन्स, एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, आरबीसीज को। पोइसिस मीन्स प्रोडक्शन, आरबीसीज के प्रोडक्शन को कौन एक्टिवेट करता है, वो करता है एरिथ्रोपोएटिन। और एरिथ्रोपोएटिन के सिक्रेशन को कौन एक्टिवेट करता है, हाइपोक्सिया। विच इज़ लो इन CSF एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, प्लाज्मा के मुकाबले में क्या लो होता है, CSF में प्रोटीन लो होता है, ग्लूकोज लो होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन लो होता है। हाईएस्ट सोडियम चैनल कंसंट्रेशन एट, कहाँ पे होता है, नोड ऑफ रेनवियर के ऊपर सोडियम चैनल की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। और ये किस में होते हैं, ये जो इसको कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, ये किस में हो रहा था, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या होता है, ये न्यूरॉन है फॉर एग्जांपल, इसके अराउंड क्या है, माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ इस तरह से होता है, ये हो गया, फिर ये दरमियान में गैप है। अब ये जो गैप है ना, इस गैप को हम क्या कह रहे थे, नोड्स ऑफ रेनवियर। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में हम कह रहे थे कि फास्ट ट्रांसमिशन हो रही है। वो फास्ट ट्रांसमिशन क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें न्यूरॉन ट्रांसमिशन चैनल की जो डिपोजिशन या एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे हो रहे होते हैं, सिर्फ यहाँ पे हो रहे होते हैं, नोड ऑफ रेनवियर के ऊपर। तो ये बाकी इसके अंदर नहीं हो रहे थे बाकी। तो इस वजह से उसमें फास्ट कंडक्शन होती है। और इस कंडक्शन को जो सिर्फ नोड्स ऑफ रेनवियर पे होता है, उसको हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। और ये क्या है, क्यों क्यों सिर्फ ये नोड ऑफ रेनवियर्स के ऊपर ट्रांसमिशन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सोडियम चैनल मैक्सिमम होते हैं। तो ये यही चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। हायर सोडियम चैनल कंसंट्रेशन कहाँ पे होता है, नोड ऑफ रेनवियर्स के ऊपर। आफ्टर एड्रिनलेक्टोमी, एड्रिनल ग्लैंड हमने निकाल दिए। पेशेंट डिजायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज, अच्छा पेशेंट क्या इंक्रीज होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। पेशेंट डिजायर करेगा कि क्या इंक्रीज हो जाए, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो एड्रिनल ग्लैंड जब आपने रिलीज निकाल दिया तो फिर क्या है, अल्डोस्टेरोन नहीं बन रहा। अल्डोस्टेरोन का काम क्या था, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। तो अल्डोस्टेरोन नहीं बन रहा, सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सोडियम सारा बॉडी से निकल रहा है यूरिन के अंदर। तो फिर पेशेंट को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिज़ायर होगा ना, उसकी ख्वाहिश होगी कि मुझे साल्ट ज़्यादा मिले, सोडियम क्लोराइड। इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज HCl क्लोराइड आयन है, ठीक है, ये क्लोराइड लिखा हुआ है। क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन एक्सचेंज अकर थ्रो, आरबीसी के अंदर क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस का एक्सचेंज हो रहा था। किस तरह से हो रहा था कि आरबीसी के अंदर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, सॉरी आरबीसी के अंदर नहीं बन रहा, प्लाज्मा के अंदर ये पड़ा होता है बाइकार्बोनेट। बॉडी के तमाम टिश्यूज़ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर भी होता है हर सेल के अंदर। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड फिर क्या है, इसको किस एंजाइम की मदद से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से ये बनता है। और यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसको दोबारा तोड़ता हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में भी कन्वर्ट करता है। तो बाइकार्बोनेट आयन है प्लस हाइड्रोजन आयन। अब जो बाइकार्बोनेट आयन है वो फिर सेल से निकल के क्या है, प्लाज्मा में, तमाम सेल से निकल के ब्लड कैपिलरीज के अंदर आएगा, वेंस के अंदर आएगा, वेंस के अंदर ब्लड के किस हिस्से में, प्लाज्मा में। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को रीड करने का। अब बॉडी के तमाम टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, आपको पता है, क्योंकि वहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। देखें हम लोग क्या है, फूड खाते हैं, फूड किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है विलाई के थ्रू, फिर ब्लड के थ्रू ये बॉडी के तमाम टिश्यूज़ तक पहुंचता है। टिश्यूज़ में जाके ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, सेलुलर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है ना, तो उसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, प्लस ATP बनती है। अब ये इतना सिंपल नहीं है, ये नेट इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये 4 स्टेप्स में हो रहा है, ये आपको पता है, आपने पढ़े हुए हैं। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद पायरुवेट बनता है, पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन होती है, एसिटाइल कोए में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है। ये एसिटाइल कोए फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, इसके अंदर क्रेब साइकिल का प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं और इनको हम कह रहे होते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। इसका मतलब जो डाइजेस्टिव फूड है वो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और प्रोड्यूस हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए डाइजेस्टेड फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है।
तो ये 4 स्टेप्स में होता है, इन 4 स्टेप्स में होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान वाटर बन रहा होता है, और ये जो क्रेब साइकिल का प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे होते हैं। अब ये वाटर और कार्बन डाई एटीपी को तो हम यूटिलाइज़ करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट प्रोडक्ट है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सेल के अंदर रिएक्शन करके आप इसमें क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड, और वो टूट के बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा, और बाइकार्बोनेट आयन फिर प्लाज्मा में आएगा। प्लाज्मा में अब ये बाइकार्बोनेट आयन क्या है, ये समझे कार्बन डाइऑक्साइड है ना जो सेल के अंदर बन रहा है, तो ये प्लाज्मा में ट्रेवल करेगा। ये क्या है, आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी में भी बाइकार्बोनेट आयन इसी तरह से बन रहा होता है। अब इन दोनों के दरमियान अब प्लाज्मा और आरबीसी के दरमियान एक्सचेंज होगा, एक क्लोराइड आएगा, और ये एक हमारे पास क्या आएगा, बाइकार्बोनेट। अब जो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन पड़ा हुआ है ना, जो कि तमाम टिश्यूज़ में बनाता ना, टिश्यूज़ में बना था कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ था, प्लाज्मा में आया था। अब ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, आरबीसीज में एंटर होगा। ये सॉरी, इस तरह से नहीं है, आरबीसी के अंदर भी क्या है, बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है। ये तो मैंने आपको तमाम सेल्स का बताया ना, सेम इसी तरह आरबीसी के अंदर भी बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है। अब आरबीसी से भी वो बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलेगा। तो आरबीसी से जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलेगा तो किसी चीज़ ने अंदर भी जाना है ना, नेगेटिव आयन बाहर आ रहा है तो सेम उसी वक्त नेगेटिव आयन अंदर भी जाएगा, क्लोराइड आयन, ठीक है। तो इसको हम नाम दे रहे थे क्या, हमबर्गर्स फिनोमिना। ये आपने पढ़ा होगा एफएससी में भी, हमबर्गर्स फिनोमिना। तो ये एक प्रोटीन के थ्रू हो रहा था, उस प्रोटीन का नाम क्या है, बैंड 3। अच्छा, फिर हमारे पास है आगे यूरिन कंसनट्रेटेड इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, विच पार्ट ऑफ डाइल्यूट यूरिन विल बी प्रेजेंट है, ठीक है। यूरिन कंसनट्रेट हो रहा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में, कह रहा है नेफ्रॉन के किस पार्ट में डाइल्यूट यूरिन प्रेजेंट होता है, वो होता है अर्ली डीसीटी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फैनली है ना, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फैनली में क्या हो रहा होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। जब सोडियम सारा एब्जॉर्ब हो गया तो क्या रह गया, वाटर रह गया। वो वाटर क्या है, तो डाइल्यूटेड यूरिन बनाएगा वो। तो अर्ली डीसीटी में डाइल्यूटेड यूरिन होता है। स्टेप बॉन्ड ऑफ चेस्ट, व्हाट हैपन्स, स्टेप बॉन्ड ऑफ चेस्ट में क्या होता है, इप्सिलेटरल लंग कोलैप्स करता है एंड इप्सिलेटरल चेस्ट वॉल स्प्रिंग्स आउट, ठीक है। सेम से अगर आपने राइट साइड के अंदर स्टेप बॉन्ड किया है चेस्ट का ना, तो उस साइड का लंग कोलैप्स करेगा और चेस्ट वॉल स्प्रिंग आउट करेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, न्यूमोथोरैक्स है ना, तो उसकी वजह क्या है, न्यूमोथोरैक्स है ना। अब न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था ना, ये हमारे पास क्या है, प्लूरल कैविटी है, ये हमारे पास ये समझे लेफ्ट साइड का मैं बना रहा हूँ, ये समझे हमारे पास लेफ्ट साइड का लंग है। अब लेफ्ट साइड का लंग है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड का, दोबारा बनाता हूँ, ठीक से नहीं बना, ये फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड का लंग है, और ये उसके ऊपर क्या है, ये प्लूरल कैविटी है। अब अगर क्या है, यहाँ पर ये डैमेज हो जाए, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टेप बॉन्ड लग गया, तो ये असल में क्या होता है, इस तरह से इसने कवर किया होता है ना, ये प्लूरा ने एक लेयर ने लंग्स को कवर किया होता है, एक लेयर ने चेस्ट वाल को कवर किया होता है। जब आप यहाँ पर स्टेप बॉन्ड डालेंगे, ठीक है, तो ये अलविलाई, इसके अंदर लंग्स के अंदर सारे अलविलाई होते हैं, उनके अंदर सारा गैस होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सारा गैस जब ये आपने होल बना दिया लंग्स के अंदर ना, तो ये प्लूरा का जो इनर लेयर है वो भी डैमेज हुआ है ना, तो क्या है, यहाँ से सारा ऑक्सीजन निकलेगा ये इस प्लूरल कैविटी में, मतलब ये इनर लेयर ऑफ प्लूरा और आउटर लेयर ऑफ प्लूरा के दरमियान क्या जमा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, क्या, वही गैस कलेक्ट हो जाएगा। और ये गैस क्या करेगा, अब जाहिर सी बात है, ये गैस यहाँ तो रिब्स वगैरह है ना, चेस्ट कैविटी है, तो चेस्ट कैविटी को भी ये थोड़ा बल्ज आउट करेगा, क्योंकि यहाँ पर सारा एयर जमा हो रहा है ना। साथ में क्या है, ये इनर साइड पे लंग्स को भी पुशअप करेगा, लंग्स भी कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, लंग्स भी इस तरह से कोलैप्स हो जाएगा और चेस्ट वॉल स्प्रिंग आउट करेगा। तो ये क्या है, न्यूमोथोरैक्स की बात कर रहा है। उसके बाद है सेम साइड का, ठीक है ना, विच इज़ मोर इन डायलाइजिंग फ्लूइड एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, ग्लूकोज ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ कैलेक्स, ग्लाइकोकोलेक्स क्या होता है, कैलेक्स क्या होता है, ये सरफेस के ऊपर होते हैं, सेल के सरफेस के ऊपर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मोइटी होते हैं, ये एज ए रिसेप्टर फंक्शन कर रहे होते हैं, एज ए एंटीजन भी फंक्शन कर रहे होते हैं। उसके बाद है ड्यूरिंग ड्रग इंटरेक्शन इंक्लूड बोथ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, इन दोनों को हम ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अफेक्टेड बाय जेंडर अफेक्ट नहीं करता वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग डायरेक्टली एक्ट ऑन एस ए नोड के ऊपर कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव एक्ट करता है, विरापामिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है।
फीटल हार्ट डिफर्स फ्रॉम एडल्ट हार्ट बाय, फीटल हार्ट जो है एडल्ट हार्ट से डिफरेंट होता है। तो वो किस तरह से डिफर होता है? फ्यूज एंडोकार्डियल क्वेश्चन होता है, ड्राइव डिवाइड राइट एंड लेफ्ट आर्टरियो वेंट्रिकुलर कैनाल्स को, ठीक है, ये इनमें होता है एंडोकार्डियल क्वेश्चन। फ्यूज होता है जो कि डिवाइड कर रहा होता है राइट एंड लेफ्ट आर्टरियो वेंट्रिकुलर कैनाल्स को। अच्छा, उसके बाद है मैक्सिमम रीनल ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट, मैक्सिमम रीनल ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट जो होता है ना टीएम, वो किस चीज़ का होता है? लैक्टेट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा तो ग्लूकोज का है, लेकिन वो दिया नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे पैरामाइनो हाइपोरिक एसिड है, तीसरे नंबर पे लैक्टेट है। ये आपने याद रखने हैं, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, GPL। तो ग्लूकोज सबसे ज़्यादा, पैरामाइनो है, फिर लैक्टेट है। फीमेल ब्रेस्ट फीड्स हर चाइल्ड है, व्हाट विल हैपन ड्यू टू कंटिन्यूस सक्लिंग, कंटिन्यूस सक्लिंग की वजह से क्या हो रहा है? फेल्वर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स टू मैच्योर। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कहाँ पे होते हैं? ओवरी में होते हैं, ठीक है। ओवरियन फॉलिकल्स जो होते हैं ना प्राइमोर्डियल, तो वो क्या है? वो उनकी मैच्योरिटी नहीं हो रही, राइपनिंग नहीं हो रही। अगर सक्लिंग, कंटिन्यूस सक्लिंग बेबी कर रहा है, तो उसकी वजह क्या है? सक्लिंग के दौरान क्या है? जितना सक्लिंग ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या है? प्रोलैक्टिन भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, ताकि मज़ीद और क्या मिल्क प्रोड्यूस कर सके ना। एक बार फॉर एग्जांपल हमारे पास बेबी ने सक्लिंग कर ली, तो मिल्क हमारे पास ख़त्म हो गई, तो क्या है? फिर मज़ीद प्रोलैक्टिन बनेगा कि मज़ीद हमारे पास क्या बन जाए? मिल्क बन जाए। तो प्रोलैक्टिन फिर क्या करता है? प्रोलैक्टिन जब बन रहा है ना, तो ये इनहिबिट करता है किस चीज़ को? GnRH को। अब GnRH क्या है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है ये हार्मोन? ये हाइपोथैलेमस से। और ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होकर एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज़ करवाता है? FSH और LH। इन दोनों हार्मोन्स को हम फिर क्या कहते हैं? गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। ये है गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन्स हैं, इनको कहते हैं गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। अब गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन क्यों कह रहे हैं ये आपको पता है, क्योंकि ये गोनेड्स के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ करवा रहे होते हैं, मैच्योरिटी करवा रहे होते हैं। तो FSH और LH क्या करते हैं? ये जाके ओवरीज पे एक्ट करते हैं, और जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं उनको ये मैच्योर करवाते हैं, ठीक है, उनकी राइपनिंग करवाते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं ग्राइफियन फॉलिकल्स में। तो अब जब GnRH इनहिबिट हो गया ना प्रोलैक्टिन की वजह से ना, तो फिर FSH और LH इनहिबिट हो गया। जब ये नहीं होंगे तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल की राइपनिंग नहीं होगी, वो ग्राइफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट वाली चीज़ है। उसके बाद आगे है रिगार्डिंग पर्टुसिस, मोस्ट लाइकली पर्टुसिस के हवाले से मोस्ट लाइकली क्या होता है? नेजल एंड ब्रोंकियल सिक्रीशंस आर हाईली इन्फेक्शियस होते हैं। हाँ, रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू, इसकी रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड होता है ना। और इसको पर्टुसिस को क्या कह रहे थे? वूपिंग कफ भी कह रहे थे ना, 100 डेज कफ भी इसको कहते हैं। उसके बाद है प्राइमरी ब्रेन वेसिकल इज, इनमें से प्राइमरी ब्रेन वेसिकल कौन सा है? मेसेंसेफेलन। ये मैंने पहले भी आपको समझाया न्यूरो एनाटॉमी में कि प्राइमरी ब्रेन वेसिकल 3 थे। एक था प्रोजेंसेफेलन, दूसरा था मेसेंसेफेलन, तीसरा था रोम्बन। अब ये जो प्रोजेंसेफेलन था, ये ब्रेन जब डेवलपमेंट हो रही होती है ना, जब फीटल डेवलपमेंट, उस दौरान ब्रेन जब बन रहा होता है ना, तो उस वक्त पहले 3 वेसिकल बनते हैं। इनको हम नाम देते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोजेंसेफेलन है, ये मेसेंसेफेलन है, उसके बाद ये रोम्बनसेफेलन है। अब ये जो प्रोजेंसेफेलन है, इसने बनाना होता है 4 ब्रेन, लेकिन क्या ये डायरेक्ट 4 ब्रेन नहीं बनाता, ये मजीद 2 में फिर डिवाइड हो जाता है आगे। अब इन तीनों को हम कहते हैं प्राइमरी वेसिकल। अब ये प्रोजेंसेफेलन फिर मजीद 2 में डिवाइड हो जाता है ना, ये इस तरह से 2 में डिवाइड हो गया। तो ये एक हमारे पास डायनसेफेलन है, एक टीलेनसेफेलन है, दूसरा डायनसेफेलन है। वो जो मेसेंसेफेलन है वो उसी तरह मेसेंसेफेलन रहेगा, और रोम्बनसेफेलन फिर मजीद 2 में डिवाइड होगा। एक को कहते हैं मेटेनसेफेलन और अगले को कहते हैं माइलनसेफेलन। एक ने मेडुला बनाना होता है, एक ने ब्रेनस्टेम बनाना। एक ने मेडुला बनाना होता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा, और वो पोंस बनाना होता है। दूसरे ने क्या बनाना होता है? सेरिबेलम बनाना होता है। तो जो सेकेंडरी वेसिकल्स होते हैं वो 5 होते हैं। उसमें क्या क्या आ गया? टीलेनसेफेलन है सबसे ऊपर, फिर डायनसेफेलन है, फिर मेसेंसेफेलन। अब मेसेंसेफेलन प्राइमरी वेसिकल भी है, उसको आप सेकेंडरी भी कह सकते हैं। और उसके बाद है मेटेनसेफेलन, ठीक है। उसके बाद है माइलनसेफेलन। तो जो हमारे पास ये पूछ रहा है अभी, इनमें से प्राइमरी ब्रेन वेसिकल कौन सा है, तो वो है मेसेंसेफेलन। बाकी जितने भी हैं, डायनसेफेलन है, माइलनसेफेलन, मेटेनसेफेलन, ये सारे क्या है? सेकेंडरी वेसिकल है। व्हाट इज अलील? नॉन आइडेंटिकल जीन एट सेम लोकस, सेम लोकस के ऊपर। लोकस का मतलब लोकेशन, ठीक है। जो लोकेशन होती है DNA के ऊपर, अगर सेम लोकेशन के ऊपर नॉन आइडेंटिकल जीन्स प्रेजेंट है ना। अब देखें DNA हमारे पास एक नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड DNA है ना। फॉर एग्जांपल ये है ना,
अब इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे ये दो जीन्स प्रेजेंट हैं ना, दोनों का सेम लोकेशन है, लेकिन ये दोनों जीन्स क्या आइडेंटिकल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल है, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, अलील्स। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव पार्टनर्स, अल्टरनेटिव पार्टनर्स भी कहते हैं अलील्स को। What causes conversion of chondrocytes to osteocytes? Chondro means cartilage, cell means cells, तो chondrocyte means कार्टिलेज के सेल्स। कार्टिलेज के सेल्स को बोन के सेल्स में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो है सोमेटोट्रॉफ्स या सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, जो कि ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है। बीएमआर इन रेस्टिंग कंडीशन, बीएमआर बेजल मेटाबॉलिक रेट, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर बेजल मेटाबॉलिक रेट को कौन मेंटेन करता है, लिवर करवाता है। अल्फा एगोनिस्ट एक्टिविटी काजेज, अल्फा एगोनिस्ट जो होते हैं मतलब अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं, तो ये क्या काज करवाते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ आइरिस। आइरिस के मसल्स देखें, आइरिस के दो मसल्स होते हैं ना, ये हमारे पास क्या है, ये प्यूपिल है, प्यूपिल के अराउंड क्या होते हैं, आइरस होता है सारा ना, ये आइरस होता है। अब इस आइरस में दो तरह के मसल्स मौजूद होते हैं, एक मैंने आपको बताया था, एक ये वाला इस तरह का मसल होता है जिसको कहते हैं रेडियल, इस तरह के रेडियल फाइबर्स उसके होते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्या, डायलेटर प्यूपिलाई। तो अल्फा 1 रिसेप्टर इनके ऊपर प्रेजेंट होता है, तो अल्फा 1 एगोनिस्ट एक्टिविटी इनकी कंट्रैक्शन करवाएगा, इन रेडियल फाइबर्स की ना, ये डायलेटर प्यूपिलाई इस मसल का नाम है। डायलेटर प्यूपिलाई एक मसल है जो कि आयरस के अंदर होता है, जिसके रेडियल इस तरह के फाइबर्स होते हैं, और ये रेडियल फाइबर्स कंट्रैक्ट करते हैं प्यूपिल को चारों तरफ से, पेरिफ्री की तरफ कंट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से फिर प्यूपिल का साइज डायलेट हो जाता है, माइड्रियासिस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इन रेडियल फाइबर्स के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, जिसके ऊपर एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड होता है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट जब होगा तो माइड्रियासिस काज करेगा, या फिर आप कोई ड्रग दे दें जो कि अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है ना, जैसे फिनाइलेफ्रिन, तो वो भी क्या माइड्रियासिस काज करेगा। और जो कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई था वो फिर सर्कुलर मसल होता है इसके अराउंड, प्यूपिलाई के अराउंड, उसको फिर आक्लोमोटर नर्व एक्टिवेट करवाता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट करवाता है, वो फिर प्यूपिल के साइज को क्या कर देगा, छोटा करेगा। उसके बाद है असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन लोकेटेड इन फ्लोर ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस। एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस जो कि थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहा था, उस एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस का दूसरा नाम क्या था, सेरेब्रल एक्विडक्ट। उसके फ्लोर पे क्या होता है, असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड के अंदर जो होता है आयरन इज मेनली किस में होता है, हेमोग्लोबिन में होता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट कम्युनिकेशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स बिटवीन सेल्स। हाँ, सेल्स के दरमियान अनवांटेड मटेरियल्स का एक्सचेंज को प्रिवेंट कौन सा स्ट्रक्चर करता है, टाइट जंक्शन है ना, ये दो सेल्स के दरमियान होता है। अच्छा, तो ये 40 तक हो गए, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।